जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक और शानदार क्लास करंट अफेयर की मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जहां हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। हर तरीके की ड्यूटीज होंगी, हर तरीके का न्यूज़ होगा और हर तरीके के पॉइंट्स पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं पहला टॉपिक आपके लिए क्या आता है। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए हर एक टॉपिक के आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहला जो आपका टॉपिक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यानी कि AIIA, ठीक है, सेलिब्रेट्स 9th फाउंडेशन डे। अभी देखिए AIIA, ठीक है, AIIA का मतलब क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने अपना क्या मनाया? 9th फाउंडेशन डे मनाया है। 9th फाउंडेशन डे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि जिस दिन ये बना था उस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। कौन सा साल है? 9वां। बनाया कब गया था? तो 2015 में ये बनाया गया था, याद रखना, बनाया गया था। लेकिन 2017 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था, याद रखना, इनॉग्रेशन किया गया था बाय नरेंद्र मोदी। ठीक है बच्चों, नरेंद्र मोदी। अब देखना यहां पे, अब कब इसका इनॉग्रेशन किया गया था? 2017 में। तो हम लोग क्या याद रखते हैं कि 2017 में ही इसको मतलब स्थापना की गई थी। जब भी आपसे पूछा जाएगा कब, तो 2017 में स्थापना किया गया था। बन के तैयार कब हो गया था? 2015 में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, ठीक है। बाकी पूछा आपको जाएगा स्थापना दिवस के बारे में ही। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 2025 जो है कौन सा साल पड़ रहा है? तो 9वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में है। चलिए आप देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA सेलिब्रेट्स इट्स 9th फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के सरिता विहार में ये है, याद रखना, ठीक है। मार्किंग 9 years ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदा एंड हेल्थ केयर। इसने जितने भी आयुर्वेदा के क्षेत्र में और हेल्थ केयर के क्षेत्र में जितना भी योगदान दिया है, उन सारे योगदान को सेलिब्रेट करता हुआ AIIA है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी यहाँ पे एंटिटीज अवेलेबल है उनके बारे में थोड़ा बहुत। सबसे पहले AIAA क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये एक प्रीमियर आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है और क्या प्रमोट करता है? एजुकेशन। एजुकेशन किस चीज से रिलेटेड? आयुर्वेदा से रिलेटेड। रिसर्च। रिसर्च किस चीज से रिलेटेड? आयुर्वेदा से रिलेटेड, ठीक है। पेशेंट केयर। कौन से पेशेंट? जो कि आयुर्वेदा से ठीक हो रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के जरिए किया जाएगा, उन सबके क्षेत्र में ये आपका एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसमें इन्वॉल्व है, यानी कौन सी मिनिस्ट्री इसको डील करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको डील करती है। ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि आयुर्वेदा के क्षेत्र में, योगा के क्षेत्र में, आपका नेचुरोपैथी के क्षेत्र में, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी के क्षेत्र में डील करती है। आयुष मंत्रालय है ना, इन सारे क्षेत्र में डील करती है, ठीक है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, तो आयुष मंत्रालय के अंडर ही AIIA यानी कि आपका ये AIA इंस्टीट्यूट आता है, जो कि आयुर्वेदा का नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है बच्चों। चलिए हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा रन स्पेशली क्लिनिक। ये स्पेशल क्लिनिक चलाता है और जो कि हेल्थ से रिलेटेड सेंटर्स होते हैं। रिसर्च कोलैबोरेशन करता है अलग अलग लेवल पे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ, इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करेगा, रिसर्च करेगा और फिर आयुर्वेद के क्षेत्र में और भी नए नए तरीके की दवाइयों की खोज करता है। ये क्लियर पॉइंट। इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। अभी देखिए 30 लाख से ज्यादा पेशेंट का ट्रीटमेंट ये कर चुका है। कितने स्पेशलिटी सेंटर है इसके? 44 सेंटर्स हैं, ठीक है, याद रखना, कितने? 44 स्पेशलिटी सेंटर्स हैं और इन स्पेशलिटी सेंटर्स में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। किस तरीके से? तो आयुर्वेद के तरीके से, आयुर्वेद की हेल्प से किया जा चुका है। क्लियर पॉइंट, याद रखना, ठीक है। उसके बाद 7 न्यू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश किए गए अक्रॉस इंडिया। 7 और नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश किए गए किसके द्वारा? AIIA के द्वारा, ठीक है। 7 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश किए गए पूरे इंडिया में, ताकि आयुर्वेदिक सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, आम इंसान तक पहुंचाया जा सके। इसने टोटल 73 नेशनल इंटरनेशनल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। एक तरीके का एग्रीमेंट है जो हमें यह बताता है कि भैया चलिए
ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट जो होता है, ठीक है। किस चीज का एग्रीमेंट? पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, कि हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। याद रखिए यहाँ तो जो 73 नेशनल और इंटरनेशनल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों के साथ मिल करके, सोचिए 73 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगी किसके साथ? AIIA के साथ, ताकि आयुर्वेद के क्षेत्र में और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके, रिसर्च हो सके, इनोवेशन हो सके, अलग अलग बीमारियों का इलाज हो सके। जिन बीमारियों का इलाज नहीं संभव है अभी आयुर्वेद के हेल्प से, उन बीमारियों का इलाज भी ऐसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें आयुर्वेद के हेल्प से। अब देखिए इसको डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जो है प्रदीप कुमार प्रजापति, उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो AIIA का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है आयुर्वेद के क्षेत्र में। इन्होंने अपनी सारी की सारी जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये किसी और ने नहीं, इन्होंने ही बताया। कौन है? प्रोफेसर आपके प्रदीप कुमार साहब ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया, ठीक है, एक्नॉलेज कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मर डायरेक्टर्स, श्री रणवीर सिंह पुराने डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, और जो ये ऑल इंडिया आयुर्वेद जो आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसके एक्नॉलेजमेंट को, इसके अचीवमेंट को काफी ज्यादा यहाँ पे 9th फाउंडेशन डे के दिन बताया गया है, और वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए दूसरा, उसके बाद ये आगे का प्लानिंग की जा रही है, जो अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये AIA क्या करने वाला है, तो आगे चल के ये AIIA बस स्टैंड बनाने वाला है, रोड डिवाइडर बनाने वाला है, ताकि लोग जो है हॉस्पिटल तक इजीली पहुंच सकें, ठीक है। यानी कि ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के क्षेत्र में ही नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम करने वाला है आगे चल के। इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे प्लान बनाए गए हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे? चलिए, ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी ये काम करने वाला है, ताकि रोड अच्छे बनाए जा सकें, हॉस्पिटल अच्छे क्रिएट किए जा सकें, उसके बाद एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जा सके ताकि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके, ताकि लोग इजीली हॉस्पिटल तक पहुंच सकें। तो ये 9th फाउंडेशन डे है, क्या बता रहा है? एक्सीलेंस बता रहा है आयुर्वेदा के क्षेत्र में, जो कि हम लोगों ने अचीव किया है। रिसर्च बता रहा है आयुर्वेदा के क्षेत्र में, जो कि हम लोगों ने अचीव किया है। पब्लिक हेल्थ केयर की बातें बता रहा है, जो कि हम लोगों ने अचीव किया है। ये एक्सपेंशन एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात कर रहा है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे ये कितना ज्यादा फैला हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये सब कुछ हमें 9th फाउंडेशन डे के दिन समझ में आया और पता चला। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? चलिए अगला आता है, हर्ष सांघवी टेक्स ओथ एज गुजरात डेप्यूटी CM। अभी देखिए गुजरात का जो कैबिनेट है, ठीक है, उसको रीशफल किया गया है। अब रीशफल का मतलब क्या है यहाँ पे भाई साहब? रीशफल का मतलब ये है कि उसको ऊपर नीचे किया गया हो, ठीक है। तो जो हर्ष सांघवी साहब हैं, इनको डेप्यूटी CM बनाया गया है, ठीक है। ये आपका न्यूज रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, गुजरात के होम मिनिस्टर थे ये, कौन? हर्ष सांघवी साहब, जिन्हें डेप्यूटी CM का पद दिया गया है 17 अक्टूबर 2025 को। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? चलिए, एट महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर, कहां पे इन्होंने शपथ ग्रहण किया है? गांधीनगर में। और वेन्यू क्या है? तो महात्मा गांधी या फिर महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर वेन्यू है, ठीक है। अब देखिए, हर्ष सांघवी क्या है? बीजेपी का सीनियर लीडर है और फॉर्मर होम मिनिस्टर है गुजरात के। पहले होम मिनिस्टर थे, अभी ये डिप्टी CM बन चुके हैं। इन्हें डिप्टी CM के पद पे अपॉइंट किया गया है। और कौन ने किया है? तो भूपेंद्र पटेल, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, उन्होंने अपॉइंट किया है। अब देखिए रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, और यहां पे क्या किया गया है? रीशफल किया गया है कैबिनेट को, ठीक है। रीशफल किया गया कैबिनेट को। जब भी कोई रीशफल की बात आएगी तो रीशफल कौन कर सकता है? तो CM रीशफल कर सकता है, गवर्नर भी चाहे तो रीशफल करवा सकता है पूरी कैबिनेट को। लेकिन याद रखना, कैबिनेट में जब भी बात होगी तो कितने मंत्री होंगे ये याद रख लेना, ठीक है। जितने भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी भी सीटें होंगी, नियम बता रहा हूं, ठीक है, जितनी भी सीटें होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो जितनी भी सीट्स होंगी, ठीक है, उसका 15% ही आप मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हो। मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हो, याद रखना। क्लियर पॉइंट याद रखना, कितने? 15% ही आप मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि 182 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की गुजरात में। कितनी? 182 सीटें। और इसका 15% 27 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम लोग 27 मान लेते हैं, क्योंकि आदमी को काटेंगे थोड़ी, समझ रहे हो। तो यानी कि गुजरात में ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर कितने हो सकते हैं? 27 मिनिस्टर ही हो सकते हैं। क्लियर पॉइंट?
गुजरात में 27 मिनिस्टर ही हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं कि जब भी कोई स्टेट रीशफल करना चाहता है या अपने कैबिनेट मंत्रालयों में परिवर्तन लाना चाहता है तो वो कितने मंत्री रख सकता है? ज्यादा जितना उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं उसका 15% ही मिनिस्टर रखा जा सकता है। तो अभी गुजरात में सेम केस हुआ, उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली की 182 सीटें थी और जिसमें से 15% ही वो मिनिस्टर रख सकता है, तो टोटल वो 27.3 मिनिस्टर ही रख सकता है। तो 0.3 हटा दो क्योंकि आदमी को काटेंगे थोड़ी ना, तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहां पे 27 मिनिस्टर ही रख सकता है गुजरात। अभी तक कितने थे? तो अभी तक गुजरात के पास 17 मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन गुजरात ने सोचा कि यार जब मैं मैक्सिमम 27 मिनिस्टर रख सकता हूं तो मैं क्यों ना मैक्सिमम 27 मिनिस्टर रखूं। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। तो ये जो न्यूज यही बताना चाह रही है, ओवरऑल न्यूज तो आपको डेप्यूटी सीएम को लेकर है, लेकिन ओवरऑल बात की बात करें तो ओवरऑल यही आपका बात है कि 27 मिनिस्टर मैं रख सकता हूं। गुजरात ये सोच रहा है तो मैं 17 क्यों रखूं? तो इधर 10 और एक्स्ट्रा मिनिस्टर रखने के लिए रीशफल किया है और उसी रीशफल में यहां पे हर्ष सांघवी को क्या बनाया गया? डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। अब सर एक बात बताइए, डाउट हमारा ये है कि अगर तो मान लीजिए मुझे 32 यानी कि 32 मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी तो 32 मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी तो यानी मुझे 32 मंत्रालयों की जरूरत पड़ेगी तो यहां पे देखिए आपको जरूरत कितनी भी पड़े मैटर नहीं करता। रूल क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है कि कोई भी राज्य में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं उसका 15% ही आप मिनिस्टर रख सकते हो। अगर मान लो गुजरात के पास टोटल 15% 182 सीटें हैं गुजरात के पास, उसका 15% कितना बनता है? तो 27 सीटें बनती हैं। तो 27 मिनिस्टर ही गुजरात रख सकता है अपने कैबिनेट के अंदर में। अगर उसको ज्यादा मंत्रालयों की जरूरत पड़ रही है, जैसे मान लो कि 35 या 45 मंत्रालयों की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक मिनिस्टर के अंदर 3-4 पोर्टफोलियो दे दे भाई साहब, यानी कि मंत्री उतने ही रहेंगे 27। आप मंत्रालय ज्यादा बना सकते हो और एक एक मंत्री के अंदर 5-5 6-6 पोर्टफोलियो भी दे सकते हो, लेकिन आपके जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें हैं यानी कि 182, उसका 15% ही आप मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हो। हमारा संविधान यही कहता है और इसीलिए यहां पे रीसफल किया गया था कि 27 को 17 कैबिनेट जो मंत्री थे अभी आपके गुजरात में, वो 27 करने के लिए यहां पे रीसफल किया गया है। ओवरऑल आपको यहां पे यही चीजें मैंने बताने की कोशिश किया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? चलिए अब देखते हैं कैबिनेट का जो रीशफल है, इसमें रेजिग्नेशन ऑफ ऑल 16 मिनिस्टर्स एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर, यानी कि 17 हुआ करते थे इससे पहले, ठीक है, यानी कि 16 तो मिनिस्टर हुआ करते थे और एक चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया, 16 ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो यहां पे 16 ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद अभी 27 आने वाले हैं, ठीक है। 27 में 26 आएंगे, एक तो आपका सीएम ही हो जाएगा, है ना। तो भूपेंद्र पटेल ने गवर्नर जो आचार्य देवव्रत है उनके साथ मिलकर के अप्रूवल कर दिया अपने कैबिनेट को एक्सपेंड करने का कि जनाब मेरे 17 अभी मिनिस्टर हैं लेकिन मैं बना सकता हूं 27, तो क्यों ना 27 बना लूं, एक्सपेंड कर लूं। हाँ जनाब आप कर लो। तो 27 यहां पे मिनिस्टर का एक्सपेंशन कर दिया गया है। तो हर्ष सांघवी को अपॉइंट किया गया है यहां पे आपके डिप्टी सीएम के पद के ऊपर। क्लियर पॉइंट यहां पे? चलिए, तो ओवरऑल देखा जाए तो हर्ष सांघवी का आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल है पूरी रीशफल के बारे में, और ये मुझे बताना था कि किस तरीके से और कितने कितने यहाँ पे मंत्री हो सकते हैं। तो हर्ष सांघवी साहब को डिप्टी सीएम बनाया गया है, यही आपका पूरा न्यूज कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला, अक्काई पद्माशली जॉइंस सुप्रीम कोर्ट पैनल फॉर ट्रांसजेंडर्स राइट पॉलिसी। अक्काई पद्माशली ट्रांसजेंडर अधिकार नीति के लिए सर्वोच्च न्यायालय की समिति में शामिल हुई। ये पहली ट्रांसजेंडर हैं, याद रख लेना, ठीक है। इनका नाम, इनका अक्काई पद्माश्री। उन्होंने क्या ज्वाइन किया है? सुप्रीम कोर्ट का पैनल। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा पैनल ज्वाइन किया है? जो कि काम करता है ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के राइट के लिए, यानी कि जो एक होता है मेल फीमेल और एक थर्ड जेंडर होता है ना, उनको हम लोग ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स भी तो है ना भाई, हमारे धरती पे ही हैं, उन्हें भी भगवान ने ही बनाया है, तो उनके भी अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स उनके पास भी है, फंडामेंटल राइट्स जिस तरीके से हमारे पास हैं। तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है, ट्रांसजेंडर्स के लिए पॉलिसी डिसाइड करेगा ये पैनल। उस पैनल के अंदर में अक्काई पद्माशली जो हैं एक मेंबर के रूप में नियुक्त हुई हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। चलिए, इसीलिए न्यूज या आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अक्काई पद्माशली हैज बीन अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट पैनल टू ड्राफ्ट द ट्रांसजेंडर राइट पॉलिसी। ट्रांसजेंडर के अधिकारों के बारे में जो भी पॉलिसी डिसाइड की जाएगी, बनाई जाएगी, उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है कौन? अक्काई पद्माशली जी, ठीक है। ये पहली ट्रांसजेंडर पर्सन बन चुकी है कर्नाटका से जिन्होंने इस कमेटी को ज्वाइन किया, इस पैनल को ज्वाइन किया है। अब देखिए,
बात कर लेते हैं इनके बारे में। अक्काई पद्माशली ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट है जो कि कर्नाटका की हैं और वो इंक्लूजन एंड इक्वालिटी के फेवर में है। यानी कि भैया इनका ये कहना है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी हमारे ही दुनिया के लोग हैं, उनको भी दर्द होता है, उनको भी फील होता है, उनको भी पेन होता है भाई। तो ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं ना, उनके अधिकारों का भी रक्षा किया जाना चाहिए। तो ये एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के रूप में काम करती हैं जिन्हें अभी यहाँ पे इस पैनल में आने का मौका मिला है। सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है, यानी कि ये जो कमिटी डिसाइड की गई है जो कि ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के बारे में पॉलिसी बनाएगी, उस कमिटी की बात कर रहे हैं। तो जो कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, क्यों बनाया? ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी डिसाइड की जा सके ट्रांसजेंडर्स पर्सन इन इंडिया, ट्रांसजेंडर्स के लिए पॉलिसी डिसाइड की जा सके इंडिया के अंदर में। ये जो कमिटी का मेंबर है, कमिटी के जो हेड रहने वाले हैं वो आशा मेनन जी रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें ग्रेस बनू होंगे, विजयंती विशांता होंगे मोगली, सौरभ मंडल होंगे, ठीक है, नित्या राजशेखर होंगे, संजय शर्मा होंगे, ये सारे इनके मेंबर रहने वाले हैं इस कमिटी के लिए। देखो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कमिटी है जो कि मुझे लग रहा है कि देखिए एक कमेटी ऐसी बननी चाहिए थी पहले से भी, ऐसा नहीं बनी थी, 2014 में भी बनी है, 2018 में भी बनी है, जजमेंट्स भी अच्छे आए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखें ना उन जजमेंट्स के बारे में, उन जजमेंट्स के होते हुए भी, ऐसी कमिटीज के होते हुए भी ट्रांसजेंडर्स के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। उनको देखिए गवर्नमेंट ने तो बोल रखा है कि ट्रांसजेंडर्स को नौकरी दी जाएगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में चले उनको ना कोई जॉब देता है, उनको ना कोई नौकरी पर रखता है, तो भैया वो इनकम कहाँ से करेंगे? डेफिनेटली तो यहाँ पे उनके अधिकारों की भी बात की जानी चाहिए ना। राइट टू इक्वलिटी हमारा संविधान दे रहा है ना भैया, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना भैया, तो उनके पास भी सब कुछ होना ही चाहिए। इसके लिए एक पैनल जो बनाया गया बहुत ही बेहतरीन प्रभाव डालने वाला है हमारे समाज में आने वाले समय के लिए, ठीक है। अब देखिए जो ये आपका अभी देखिए रिसेंट डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, जो पैनल है वो क्या करने वाला है, जो इंप्लीमेंट नालसा एक्ट जो है 2014 में आया था, ठीक है, नालसा एक्ट 2014 में आया था, यानी कि नालसा जजमेंट जो 2014 में आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी। देखिए दो जजमेंट आए थे, मैंने आपको बताया 2014 और 2018 में जजमेंट आई थी, ठीक है। 2014 वाला जजमेंट था ना, वो ये बोल रहा था कि भैया इक्वालिटी मिलनी चाहिए सभी को, है ना, रिस्पेक्ट से बात करो, यानी कि एक जब भी आप फॉर्म भरो तीसरा जेंडर को मान्यता दो। एक आपका मेल हो गया, 2014 में क्या डिसाइड हुआ था, एक हो गया मेल, एक हो गया आपका फीमेल और एक हो गया आपका थर्ड जेंडर, ये इसको भी मान्यता दो, ऐसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस मान्यता दी जाती है, तो 2014 में ये मान्यता आई, ठीक है। 2018 वाला जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसजेंडर्स को लेके, वो ये बताता है कि भैया गवर्नमेंट जॉब हो, एजुकेशन हो, किसी भी फील्ड में ट्रांसजेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, और अभी इन दोनों का सही से पालन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई है, एक पैनल बनाया है जिसमें अक्काई पद्माशली को शरीक किया गया जो कि एक ट्रांसजेंडर है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है बच्चों, याद रखना। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। चलिए, तो जो पैनल है आपका, जो नालसा 2014 और 2018 से पहले बनाया गया था और ट्रांसजेंडर के बारे में डिसीजन ले चुका था, ठीक है। जो प्लान है जो अभी वाला, इसमें क्या है, कम्युनिटी मीटिंग की जाएगी, कंसल्ट किए जाएंगे, एक दूसरे से बात की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा, ट्रांसजेंडर के साथ बातचीत की जाएगी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ मिल करके यहाँ पे पॉलिसी डिसाइड की जाएगी, ठीक है बच्चों। जस्ट अ मिनट बच्चों, ये गिर गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं उठा लेता हूं। चलिए देखिए, तो ट्रांसजेंडर्स के बारे में जब डिसीजन लेना है तो ट्रांसजेंडर से मिलकर ही बातचीत की जाएगी, उनके सिचुएशन को उनसे बातचीत करके, उनसे डिस्कशन करके ही तो हम लोग समाधान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ये मीटिंग क्या करेगी, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के बारे में बातचीत करेगी, ठीक है, ट्रांसजेंडर से मिलेगी, और जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी ना, इंश्योर की जाएगी कि ये पॉलिसीज बेहतर है कि नहीं है ट्रांसजेंडर्स के लिए, उनके हितों के हिसाब से है कि नहीं है, उनके राइट्स के हिसाब से है कि नहीं है, पूरा, ठीक है। तो मिसेस पद्माशली एडवोकेट्स ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग ट्रांस मेंस एंड इंटरसेक्स कम्युनिटीज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव राइट प्रोटेक्शन। अब देखिए भैया, ये खुद एक ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रांसजेंडर्स की समस्याओं को इनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। तो यहाँ पे ये एडवोकेट कर रही हैं उनके अधिकारों के बारे में, ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। ये जो इनिशिएटिव है ये स्ट्रेंथन करेगा, यानी कि स्ट्रेंथ देगा हमारे लीगल एंड सोशल फ्रेमवर्क को, जो कि ट्रांसजेंडर्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा हमारे पूरे इंडिया के अंदर में, ऑल ओवर इंडिया में, और ये बहुत ही रिस्पेक्ट की बात होगी। तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, अक्का पद्माशली होंगी, अपॉइंट की गई है सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल के बारे में, जो कि एक हिस्टोरिक स्टेप रहने वाला है, जो कि इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसजेंडर्स को शो करेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स 80th ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप्स विद इंडिया
ऑन वर्ल्ड फूड डे 2025। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। यहां पे आपका 1945 में FAO बनाया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और इंडिया तभी से इसका मेंबर है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कोई देश में लोग भूखे तो नहीं है, कोई देश में ऐसा तो नहीं है कि भूखमरी आ रखी है, तो ये फूड सिक्योरिटी को डिनोट करता है, फूड सिक्योरिटी को एक एंश्योर करता है, श्योरिटी देता है पूरे दुनिया के अंदर में। तो 1945 में इसको बनाया गया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इंडिया तभी से इसका मेंबर है। तो अभी 1945 से लेकर के 25 में 80 साल हो रहे हैं, तो FAO अपना इंडिया के साथ पार्टनरशिप 80 साल हो चुकी है, इस बात को सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए आर्टिकल हम आज पढ़ रहे हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, याद रखेगा। तो जो इंडिया के साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 80 इयर्स का कोलैबोरेशन सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है, 2025 के अंडर में, जो कि इंडिया की जर्नी को हाईलाइट करेगा, किस तरीके से इंडिया फूड डेफिशिएंट था, यानी कि खाने की कमी हुआ करती थी इंडिया के अंदर में, लेकिन फूड सरप्लस में आ चुका है इंडिया, यानी कि अब खाना जरूरत से ज्यादा हो गया, हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं खाने का। कहाँ हम लोग कम प्रोडक्शन कर रहे थे, हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे खाना, लेकिन हमने ऐसे ग्रीन रिवोल्यूशन अपनाया, व्हाइट रिवोल्यूशन अपनाया, येलो रिवोल्यूशन, मतलब इस तरीके की चीजें हम लोगों ने अपनाई, जिसकी वजह से हम लोग आज सेल्फ सफिशिएंट तो हो ही चुके हैं, और सरप्लस खाना भी इंडिया के पास है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हम लोग किसके साथ मिलकर किए हैं, FAO के साथ। तो FAO के साथ जो हमारा पार्टनरशिप का 80 साल हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। FAO की स्थापना 1945 में हुई थी, और ये क्यों किया गया था, ताकि हंगर को, यानी कि भूखमरी को, और मतलब हराया जा सके, भूखमरी खत्म की जा सके पूरी दुनिया से, और न्यूट्रिशन को इंप्रूव किया जा सके। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल को प्रमोट किया जा सके। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर इस तरीके से करो कि खुद के लिए तो बना लो, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है ना, उसके लिए कुछ भी मत छोड़ो, ऐसा नहीं। इतना खाद पानी मस्त इस्तेमाल करो, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करो, मैन्योर का इस्तेमाल करो, ताकि हमारी ज़मीनें आने वाली जनरेशन के लिए भी तो बची रहे ना। अपनी ज़रूरतों को पूरा कर दो, आने वाली जनरेशन के लिए अनाज ही नहीं बचेगा, क्या मतलब। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे FAO बनाया गया था। ठीक है, इंडिया जो था फाउंडिंग मेंबर था, मैं आपको बता चुका हूं, और अभी फूड सरप्लस जो है इंडिया में, फीडिंग 1.4 बिलियन पीपल थ्रू पॉलिसीज, साइंटिफिक इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, यानी इतने लोगों का यहाँ पे फायदा हो चुका है, इतने लोगों का खाना एक्स्ट्रा इंडिया प्रोडक्शन कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ऐसे ऐसे मेथड्स एग्रीकल्चर में अपनाए हैं, और FAO ने इंडिया का साथ दिया है। वर्ल्ड फूड डे 2025 का जो थीम है, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड, हाथ से हाथ मिला के चलो ताकि बेहतर खाना उगाया जा सके। अब बेटर फ्यूचर, और एक बेहतर फ्यूचर की तरफ हम लोग बढ़ पाए। ठीक है, और ये जो आपका डे है जो सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे आए थे, यूनाइटेड एजेंसीज आई हैं, बहुत जो भी पार्टनरशिप में इंडिया के साथ एग्रीकल्चर फील्ड में, वो सारे सारे पार्टनर्स आए हैं, और बड़े बड़े किसान के संगठन आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन आए हैं। तो इंडिया और FAO ने मिल करके यहाँ पे इस दिन को सेलिब्रेट किया है। इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइवन बाय विजनरी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड FAO सपोर्टेड इनिशिएटिव। इंडिया ने एक अपना विजन बनाया हुआ है कि हम अपने देश में खाने की कमी कभी पूरी नहीं, खाने की कमी कभी भी नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिया फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, और उसका सपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, इन सारे इनिशिएटिव में FAO। इसीलिए तो हम लोग उसका पार्टनरशिप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिट्स ओवर 800 मिलियन पीपल। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया था, यानी कि हर किसी को खाना मिलना चाहिए जितना कि उसको जरूरत है। ठीक है, उस पर तकरीबन 800 मिलियन लोगों को फायदा भी हो चुका है, जिसमें फूड जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल कराना, अफोर्डेबल तरीके से अवेलेबल कराना हमने कोशिश किया, और हमने इस चीज में अचीवमेंट भी हासिल किया है। ठीक है, राइट बेस्ड एक्सेस टू द फूड, कोलैबोरेशन विद FAO स्ट्रेंथन इंडियाज फूड प्रोडक्शन। FAO के साथ मिलकर हम लोगों ने इंडिया के जो फूड प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा मजबूती दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। उसके बाद हंगर रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर में हुआ है FAO के साथ मिलकर के, क्योंकि FAO देखिए एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे नेशंस को जोड़ती है, कनेक्शन जोड़ती है। ये देश को उससे मिलाएगी, वो देश को उससे मिलाएगी, वो देश को उससे मिलाएगी, और सभी मिल करके यहाँ पे डिसीजन लेंगे, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, एक दूसरे की
यहाँ पे एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल करके एक्सपर्ट एक्सचेंज किए जाएंगे डेफिनेटली। और ये कौन करता है? एफएओ करता है। तो एफएओ की हेल्प से हम लोग फूड सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एफएओ का जो 80 साल का पार्टनरशिप है ये बता रहा है कि इंडिया का जो सक्सेस है फूड सिक्योरिटी में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में और इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर हैंगर फ्री फ्यूचर में बहुत ज़्यादा योगदान एफएओ का इंडिया की तरफ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला, केप वर्दे क्वालिफाइज फॉर फीफा वर्ल्ड कप और इंडिया फेल्स एशियन कप 2027। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कवरेज लेगी, इसलिए मैंने दो न्यूज़ों को एक साथ ही आपको दे दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, केप वर्दे 10 छोटे छोटे आइलैंड का एक टुकड़ा है, 10 स्मॉल आइलैंड्स का एक टुकड़ा है, ठीक है बच्चों। 10 स्मॉल आइलैंड्स यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। और इसने फुटबॉल के क्षेत्र में अभी तक ये यहाँ आते अभी तक ये अचीवमेंट नहीं हासिल किया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेले, क्वालिफाई कर जाए, लेकिन इतना क्वालिफाई कर दिया, एक बहुत बड़ी बात है। ये छोटे छोटे आइलैंड से मिला करके एक यहाँ पे कंट्री बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा न्यूज़ क्या है हमारा, इंडिया फेल हो गया है, ठीक है। एशियन कप जो 2027 में होने वाला है उसमें इंडिया फेल हो चुका है, यानी इंडिया अब नहीं खेलेगा। ये दो न्यूज़ है। चलिए अब देखते हैं क्या है ये, ठीक है। केप वर्दे बिकेम द सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री बन चुका है कौन? केप वर्दे। और फर्स्ट कौन सी है? तो आइसलैंड है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? तो आइसलैंड है। और इंडिया जो है सिंगापुर से हारने के बाद डिसक्वालीफाई हो गया 2027 एशियन कप के लिए, ठीक है। सुनील छेत्री को इसी एशिया कप के लिए वापस बुलाया गया था। सुनील छेत्री जो कि 2024 में रिटायरमेंट ले चुके थे, 2025 में उनको बुलाया गया दोबारा कि भाई आ जाओ, 2027 में एशिया कप है, आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन सुनील छेत्री आए, फिर भी सिंगापुर से हम लोग हार गए। ये हमारे लिए एक बैड लक हम लोग कहेंगे। देखिए आगे देखते हैं। केप वर्दे जो है एक आर्किपेलागो में 10 आइलैंड का छोटा छोटा अटलांटिक ओशन में आइलैंड है, जो कि 620 किलोमीटर दूर है। कहां से? अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से। और सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है आइसलैंड के बाद, ठीक है बच्चे, याद रख लेना। और इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ की जो इकोनॉमी है ट्रेड से चलती है और ट्रांसपोर्ट से चलती है, टूरिज्म से चलती है, रेमिटेंसेस से चलती है, यानी कि एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ही कम होता है। टूरिज्म से यहाँ की इकोनॉमी चलती है केप वर्दे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है 1990s के बाद थोड़ा इंप्रूव हुई है, जैसे टूरिज्म ज़्यादा बढ़ने लग गया है, या फिर जो 1990s के बाद जो ग्लोबलाइजेशन का एक दौर चला है, तो अलग अलग कंट्रीज भी यहाँ पे जाके जुड़ने लगे हैं केप वर्दे के साथ। तो यहाँ पे केप वर्दे की इकोनॉमी इसी तरीके से चलती रही है, यानी कि बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, फिर भी इसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल किया है। ये बता रहा है कि भैया अगर आप लोग ठान लो, पैशन दिखाओ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो छोटी सी कंट्री यार फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है यार, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। इंडिया की बात करो, इंडिया एशिया कप में हार गई, ठीक है। हम यहाँ केप वर्दे के कल्चर की बात करते हैं, कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोर्चुगीज आके पहले रूल कर चुके थे केप वर्दे में, तो पोर्चुगीज का भी कल्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अफ्रीकन कल्चर भी आपको दिखाई देगा, अफ्रीका के आर्ट और म्यूजिक भी आपको दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद साओ विंसेंट आइलैंड होस्ट द लार्जेस्ट पोर्ट विद द हिस्टोरिक डीप वाटर हार्बर। यहाँ पे आप देखना एक आइलैंड है विंसेंट आइलैंड, ये लार्जेस्ट पोर्ट है यहाँ का। मैंने बताया 10 छोटे छोटे आइलैंड का एक ग्रुप है, तो विंसेंट आइलैंड जो है यहाँ पे उन 10 में से सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। केप वर्दे का क्वालिफिकेशन एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, अपने आप में हाईलाइट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग फुटबॉल डेवलपमेंट डिस्पाइट स्मॉल पॉपुलेशन, छोटी सी पॉपुलेशन के बावजूद भी फुटबॉल के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत अच्छा एक अचीवमेंट हासिल किया है केप वर्दे ने। इंडिया लॉस कर चुका है, सिंगापुर से हार चुका है, 2027 नहीं खेलेगा, ये बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो केप वर्दे का सक्सेस ये बता रहा है कि छोटा देश होना कोई बड़ी गलत बात नहीं है, छोटा देश होने के बावजूद आपके जज्बे बड़े होने चाहिए। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से अपने टैलेंट को इन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाई है, ठीक है बच्चों। तो केप वर्दे वर्ल्ड कप खेलेगा और इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा, ये आपका न्यूज़ था, ठीक है बच्चों। चलिए, सेंटर लॉन्चेस कपास क्रांति मिशन टू बूस्ट कॉटन विल। यहां पे देखिए कपास क्या होता है, जैसे रुई बनती है, कपड़े वगैरह बनते हैं ना, ठीक है। जो मैंने टी शर्ट पहन रखी कपास से तो बनी हुई है ना, कपास से रुई निकलती है, उससे धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से ये टी शर्ट बनाई गई है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने क्या किया है,
कपास क्रांति मिशन चालू किया है। कपास क्रांति मिशन चालू किया क्या करने के लिए? ताकि कॉटन की पैदावार को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, चलिए, तो सेंटर ने लॉन्च किया है 7,600 करोड़ का एक बजट के साथ एक मिशन लॉन्च किया है जिसको क्या बोलते हैं? कपास क्रांति मिशन। इसने क्या किया? लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्रोडक्शन एंड इंप्रूव फार्मर्स इनकम। लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्रोडक्शन का मतलब क्या? वो कॉटन जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो लंबे समय तक चले। ऐसा नहीं कि कॉटन बनाए और 1.5-2 महीने में खराब हो जाए। लंबे समय तक चलने वाले कॉटन की प्रोडक्शन, लंबे समय तक चलने वाले कॉटन की प्रोडक्शन होगी यहाँ पे, तो अच्छी क्वालिटी की कॉटन है इसका मतलब, तो अच्छा दाम भी मिलेगा, तो यहाँ पे फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी। इसलिए यहाँ पे ये मिशन चलाया गया, कपास क्रांति मिशन, कॉटन की पैदावार को इंप्रूव करने के लिए। तो अब देखिए, कपास क्रांति मिशन एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि कॉटन यील्ड बढ़ाया जाएगा मॉडर्न फार्मिंग तरीके से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तरीके से। और कैसे बढ़ाया जाएगा, इसका एक टेक्निक दिया गया है, HDP टेक्निक, यानी हाई डेंसिटी प्लांटेशन। हाई डेंसिटी प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक एकड़ में, ठीक है, 100 प्लांट लगाए जाते थे, तो अब उसी एक एकड़ में 150 प्लांट लगाए जाएंगे। तो अब उसके लिए टेक्निक की जरूरत पड़ेगी ना यार। ऐसे थोड़ी कि इतने डिस्टेंस पे अगर प्लांट लगाते थे, अब आपको इतने कम डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाना पड़ेगा, कौन सा खाद होगा, किस तरीके से लगाओगे, है ना, मेड़ बनाओगे कि बिना मेड़ का बनाओगे, प्लेन लगाओगे कि मेड़ पे बनाओ, मतलब कई सारी टेक्निक बनाई जाएंगी, है ना यहाँ पे। यानी कि लेकिन टेक्निक क्या रहने वाली है? यही रहने वाली है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन टेक्निक ही रहने वाली है। तो ये जो टेक्निक है इंक्रीज करेगी कॉटन प्रोडक्टिविटी को बाय प्लांटिंग मोर एफिशिएंटली एंड साइंटिफिकली। ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगा करके नए नए तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, याद रखना। इसके लिए फार्मर्स को क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा। फार्मर्स को विजिट करवाया जाएगा अलग अलग तरीके के फार्म जहां पे ये सारी खेती ऑलरेडी हो रही है। फार्मर को सीड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, बीज दिए जाएंगे फ्री में या सस्ते दामों पे। टेक्नोलॉजी दी जाएगी, टेक्नोलॉजी इनेबल प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग दिया जाएगा फार्मर्स को कि भैया कैसे खेतीबाड़ी करनी है। और इजियर प्रोक्योरमेंट एंड सेल, जब उनकी फसल उग जाएगी तो आसानी से बिक सके बाजार में, इसका भी प्रावधान किया जाएगा, इसका भी यहाँ पे व्यवस्था करवाई जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखिए जो मिशन है ना, HDP मेथड से चलाया जाएगा, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन, कम से कम जगह में ज्यादा पौधे लगा करके। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय महाराष्ट्र सक्सेसफुल अकोला मॉडल। अकोला जो गांव है वहां पे इसी तरीके के महाराष्ट्र में खेतीबाड़ी की जाती थी, और उसी मॉडल पे यहाँ पे केंद्र सरकार ने वहीं से इंस्पायर होकर कि भैया ये तो पॉसिबल है, एक एकड़ में 100 की जगह 200, 200 की जगह 300 लगाया जा सकता है। अकोला गांव ने इस बात को प्रूव कर दिया है, तो उसी मॉडल पे यहाँ पे कपास की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तेलंगाना के जो फार्मर्स होंगे वो ट्रेनिंग लेने के लिए महाराष्ट्र जाएंगे, और उसके बाद महाराष्ट्र से ट्रेनिंग लेके आके तेलंगाना में अप्लाई करेंगे, और तेलंगाना के बाद फिर तेलंगाना के वर्कर्स अलग अलग देश, पूरे देश में जाएंगे, या अलग अलग राज्य के वर्कर्स तेलंगाना में महाराष्ट्र में जाके सीखेंगे और फिर आके इस तरीके की खेतीबाड़ी करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, बेटर एक्सेस टू मार्केट होगा। ठीक है, एंश्योरिंग फेयर प्राइसेस, अच्छे प्राइसेस दिलवाए जाएंगे। हायर इनकम फॉर कॉटन फार्मर्स के लिए अच्छी इनकम का यहाँ पे व्यवस्था करवाई जाएगी। कौन से मिशन से? कपास क्रांति मिशन की हेल्प से। ठीक है बच्चों, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है। अगला, इंडिया इलेक्टेड को चेयर ऑफ द UNGGIM रीजनल कमिटी फॉर एशिया पैसिफिक। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, अब इसका मतलब क्या होता है? इंडिया इलेक्ट हुआ है, ठीक है। को चेयर का मतलब यहाँ पे 2 अध्यक्ष होंगे। को चेयर का मतलब यहाँ पे 2 अध्यक्ष होंगे। किसके 2 अध्यक्ष होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे UNGGIM रीजनल कमिटी फॉर एशिया पैसिफिक के लिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, अब UNGGIM का मतलब क्या होता है? UNGGI का मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ग्लोबल जियोस्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, ये फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन GGIM का। अब ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका इंडिया हेड होने वाला है, चेयरमैन बनने वाला है, चेयरशिप करने वाला है, लेकिन अकेला नहीं है, इसलिए को चेयर की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे इंडिया रहने वाला है और एक आपका साउथ कोरिया रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 देश मिल करके को चेयर करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का। क्लियर पॉइंट। चलिए, अब देख लेते हैं क्या है। India has been elected as the co-chair of the Regional Committee of UNGGIM for Asia and the Pacific for 3 years term until 2023। 3 साल के लिए इंडिया को बनाया गया है। कहाँ पे? ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन का
रीजन का, ठीक है, क्या अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक है, चेयरपर्सन बनाया गया है। लेकिन इसके साथ साउथ कोरिया भी है, यानी कि दो लोग मिलकर चेयरपर्सन बने हैं। क्लियर पॉइंट। अब देखते हैं ये होता क्या है GGIM, जिसका चेयरपर्सन बनाया गया है भारत को, इंडिया को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन GGIM एपी यानी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया पैसिफिक, एपी का मतलब फॉर एशिया पैसिफिक, एक रीजनल बॉडी है 56 देशों की, जो फोकस करती है जियो स्पेशल डेटा मैनेजमेंट। जियो स्पेशल डेटा मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ग्लोब है ना, तो ग्लोब में कहां कहां पे बारिश होने वाली है, कहां कहां पे क्या होने वाला है, आपका लॉन्गिट्यूड का लोकेशन, लैटिट्यूड का लोकेशन, इन सबको मैनेज करने वाली एक संस्था है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, UNGGIM एपी का नाम जानते हैं। एपी इसलिए क्योंकि आपका एशिया पैसिफिक रीजन में है ये, ठीक है, इसलिए उसको एपी के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। 56 कंट्रीज का है। अब ये क्या बताएगी, मौसम परिवर्तन हो रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में, या फिर लोकेशन तूफान आने वाला है एशिया पैसिफिक रीजन में, तो उस 56 देशों में कहीं पर भी कुछ भी होगा ना, उसका कौन इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, अब इंडिया और साउथ कोरिया प्रोवाइड करेंगे। क्लियर पॉइंट, याद रखना। 56 देशों का एक ग्रुप है, उसका चेयरमैन कौन बन गया है, इंडिया और साउथ कोरिया। तो ये दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि ये अब ऊपर से सैटेलाइट वगैरह से जैसे भी देखे, इनके मेथड है अपने अपने, तो ये पूरे ग्लोब पे एशिया पैसिफिक रीजन में क्या क्या होने वाला है, सबका मैनेजमेंट कौन देखने वाला है, इंडिया और साउथ कोरिया आपका देखने वाला है। क्लियर पॉइंट। अब देखिए स्टैब्लिश कब किया गया था, 1995 में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसको 2012 में रीब्रांड किया गया, ठीक है। इट इज वन ऑफ 5 रीजनल कमिटीज अंडर द यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यहां पे देखिए यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की 5 ऐसी कमिटियां बनाई गई हैं, 5 में से एक कमिटी आपकी ये है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोमोट इफेक्टिव यूज ऑफ जियो स्पेशल। जियो स्पेशल का मतलब क्या होता है, जियो मतलब ग्लोब, स्पेशल का मतलब लोकेशन, यानी कि ग्लोब का जो लोकेशन है उसको कैसे मैनेज करना है, यानी उस लोकेशन में तूफान आ रहा, आंधी आ रहा, बारिश आ रही है, इन सब के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन देना और उसको मैनेज करना इनका काम रहने वाला है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और कहाँ पे, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर में, जहाँ पे एनवायरमेंट चैलेंजेस को एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस है उसको फोकस करना, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल जो कुछ कॉजेस आएंगे हमारे पृथ्वी के अंदर में, उसको मैनेज करना, ये सब इसी का काम रहने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए, इंडियाज इलेक्शन हाईलाइट्स ग्रोइंग रोल ऑफ ग्लोबल जियोस्पेशियल गवर्नेंस। इंडिया अगर इलेक्ट हुआ है तो क्या बता रहा है, ठीक है, इंडिया का यहां पे रोल दिखाई दे रहा है भाई, ग्लोबल जियोस्पेशियल रोल इंडिया का दिखाई दे रहा है, ग्लोबल लेवल पे इंडिया कितना बड़ा लीडर बन चुका है ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। द कमिटी फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ जियोस्पेशियल डेटा, यानी कि अब जियोस्पेशियल डेटा इंडिया शेयर करेगा, टेक्नोलॉजीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग द मेंबर्स कंट्रीज, 56 कंट्रीज के बीच में सारा डेटा वेटा इंडिया ही शेयर करेगा। अब इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा पॉलिसीज एनहांसिंग में, यानी जो पॉलिसीज बनाई गई हैं 56 देश मिलकर बनाएंगे, उसको एनहांस कैसे करना है या फिर उसको अप्लाई कैसे करना है, जो भी पॉलिसी, देखो पॉलिसी तो 56 देश मिलकर ही बनाएंगे, उस पॉलिसी को अप्लाई कैसे करना है ये इंडिया डिसाइड करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना है इंडिया डिसाइड करेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई आपदा आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, कहां पे आने वाली, इंडिया डिसाइड करेगा। किन के बारे में, ये 56 देशों के बारे में, ठीक है। अर्बन मैनेजमेंट प्लानिंग इंडिया सलाह देगा उसमें, ठीक है। रीजनल कॉर्पोरेशन, इंडिया रीजनल कॉर्पोरेशन में हेल्प करेगा पूरे 56 देशों का यहाँ पे। तो इंडिया का एक ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा इमेज बरकरार हो रही है, ग्लोबल लेवल पे एक इंडिया बहुत अच्छा अपने इमेज, अपनी स्थिति बरकरार करने की स्थिति में। तो इंडिया का जो को चेयरमैनशिप है, ठीक है, स्ट्रेंथन द इट्स इन्फ्लुएंस इन द जियो स्पेशल गवर्नेंस। जियो स्पेशल गवर्नेंस में इंडिया का काबिलियत नजर आ रही है यहाँ पे। प्रोमोटिंग डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के लिए डेटा का इस्तेमाल करेगा इंडिया, यूं ही नहीं अफरा तफरी चल रहा है, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करेगा 56 कंट्रीज का, उसमें से देखेगा, प्लान करेगा कि कहाँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, या फिर किस किस कंट्री में जो समस्याएं हैं, भूखमरी समस्याएं हैं, एनवायरमेंट से समस्याएं हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी जिम्मेदारी अब इंडिया की होगी। और इसके लिए इंडिया कोलैबोरेट करेगा एशिया पैसिफिक के 56 देशों में जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहने वाली हैं उन सारी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये था आज का सेशन जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, और मिलेंगे इसी तरीके से अगले सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।